आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नोटबंदी पर क्या मांगे देश, कैश या फिर पॉलिटिक्स? इस सवाल का सामना सबको करना होगा क्योंकि अब विंटर सेशन शुरू होने वाला है संसद का, और ऐसे में यह आशंका बढ़ गई है कि एक बार फिर से वही तूफान और वही घेराबंदी, गोलबंदी हम देखेंगे और काम नहीं हो पाएगा संसद में, क्योंकि इस बार एक बार फिर बड़ा मुद्दा हाथ लगा है। तो क्या एक तरफ सर्जिकल स्ट्राइक, दूसरे तरफ 500,000 के नोट के मुद्दे को लेकर विपक्ष एकजुट होकर सिर्फ और सिर्फ संसद में बवाल मचाएगा, या फिर हम बढ़ेंगे आगे और इस नोटबंदी के जरिए कैसे आगे की राह निकले देश के लोगों के लिए, इस पर चर्चा होगी। नोटबंदी पर सरकार को हालांकि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की है बल्कि पाबंदी लगाने से इनकार किया है, लेकिन यह भी कहा है कि आप सही तरीके से लोगों की मुश्किलों का हल बताइए। सरकार को घेरने के लिए यहां विपक्ष एकजुट हो गया है। कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इस वक्त भी जब हम बहस कर रहे हैं ऑल पार्टी मीटिंग चल रही है जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। इधर अरविंद केजरीवाल ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। ये स्टेटमेंट की कॉपी है जो शुभेंदु अमिताभ का स्टेटमेंट लिया गया। नोटबंदी पर सरकार की घेराबंदी को केजरीवाल ने आज और सख्त कर दिया। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने कुछ नए खुलासे किए, कुछ संगीन आरोप लगाए जिसका निशाना पीएम मोदी को भी बनाया। तो आप काले धन पे वार नहीं कर रहे, इस देश के गरीब लोगों के ऊपर वार कर रहे हो आप, और आप अपने दोस्तों को बचा रहे हो। तो मन में यह प्रश्न उठता है, ये दोस्त क्या दोस्ती है, ये किस किस्म की दोस्ती है, कौन है ये दोस्त? इनके साथ मोदी जी की दोस्ती लेन देन की दोस्ती है। केजरीवाल ने मोदी सरकार पर अमीर परस्त होने का आरोप लगाया और बैंकों का हजारों करोड़ लोन पचा लेने वाले बड़े कारोबारियों को संरक्षण देने का भी आरोप जड़ा। तो अब ये लोगों का पैसा सुरक्षित है कि नहीं बैंक में, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो दोनों तरफ से लूट मचा रखी है। बड़े बड़े लोगों से पैसे खाते हैं और छोटे छोटे लोगों को लाइन में लगा के उनकी जिंदगी की सारी सेविंग्स बैंकों में चली जाएगी, और ये उठा उठा के 15-20 बड़े बड़े उद्योगपतियों को उठा के बैंकों में दे देंगे और फिर विजय माल्या की तरह उनको देश से भगा देंगे। संसद में कल से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। नोटबंदी पर वहां भी सरकार की घेराबंदी की रणनीति दिख रही है। लेफ्ट और टीएमसी मोदी सरकार के खिलाफ ताल से ताल मिलाकर चलने को तैयार है। विपक्ष के लिए अच्छी बात यह है कि नोटबंदी के खिलाफ गोलबंदी को शिवसेना का भी समर्थन मिल रहा है। संसद में आज विपक्षी दलों की बैठक हुई, नई तैयारी, नई रणनीति बनी कि सारे लोगों को यूनाइटेड ले एक साथ एक्ट करना है। पर इनको क्या लेना देना है? ये तो सल्तनत चला रहे हैं, ये तो इनकी हुकूमत है, मनमानी कर रहे हैं ना, जो इनके मन में आए कर देंगे। इनको क्या लेना देना है जनता के साथ? उधर देश भर में पाई पाई के लिए जनता भी परेशान हो रही है। 6 दिन बाद भी एटीएम के बाहर पैसे निकालने वालों की कतार छोटी नहीं हुई। भी परेशान है जनता, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, सुबह से बिना खाए पिए लोग आ रहे हैं, नहाए धोए नहीं है, उठ के आए जा रहे लाइन लगाने के लिए। बहू आई 3 दिन धक्के खा के चली गई, बुखार आ गया उसको, तो मुझे आना पड़ा। 6 बजे से खड़ा हूँ, 8 बजे तक कैश खत्म हो गए, अभी लाइन में लगा हूँ, पता नहीं यार मिलेगा नहीं मिलेगा। अपने खाते से पैसे निकालने वालों की कतार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुजुर्ग मां भी नजर आईं, तो पीएम पर सरकार के बचाव को भावनात्मक रंग देने का आरोप लगा। अब सबकी नजर कल से शुरू होने वाले संसद के सत्र पर है। आज तक ब्यूरो। इस बीच जो खबर आ रही है वो परेशान करने वाली है। मेरठ की यह खबर है जहां पर पोस्ट ऑफिस में लूट हुई है 6.5 लाख रुपए की, और मेरठ के सरधना पोस्ट ऑफिस में यह लूट हुई है 6.5 लाख की। बताया जा रहा है नकदी की लूट है। 4 बाइक सवारों ने वहां पर हमला किया और फिर वो 4 बाइक सवार 6.5 लाख रुपए लेकर वहां से भाग निकले। किस तरह के इंतजाम थे पोस्ट ऑफिस के पास, किस तरह की जानकारी इनके पास थी, आखिर ये बाइक वाले इतनी आसानी से दिन दहाड़े 6.5 लाख रुपए लेकर कैसे वहां से लूट कर भागने में कामयाब हुए, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो ये हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में और
कम से कम ये लूट की इस तरह की पहली बड़ी खबर आ रही है मेरठ में, जहां पे 6.5 लाख नकदी लेकर लूट कर भागने में 4 लोग कामयाब हुए हैं। लेकिन कई खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस वक्त शकील अहमद जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश गुजराल जी अकाली दल की तरफ से हैं। संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं संजय सिंह साहब, आप लोगों ने नए सिरे से आज बीजेपी पर आरोप लगाया है और प्रधानमंत्री की मां गई थी लाइन में, इस पे भी आपको आपत्ति है। सवाल यह है कि ऐसे वक्त पर देश को क्या चाहिए, कैश या आप लोगों की पॉलिटिक्स? संजय जी। देखिए, ये पॉलिटिक्स का सवाल नहीं है। देश में अगर कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, अगर 25 लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, लाइन में खड़े होकर लोग मर रहे हैं, अगर लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे संकट की घड़ी में सबको बोलना पड़ेगा और सबको आगे आके बोलना पड़ेगा। जो आज मामला सामने आया है वो कोई हमने प्रायोजित ढंग से पेश नहीं किया। इसके तथ्य हैं, इसके प्रमाण हैं। इनकम टैक्स की रेड हुई आदित्य बिरला ग्रुप पर और उसमें जो कागजात पकड़े गए, 25 करोड़ रुपए का कैश पकड़ा गया और कागजात में यह साफ तौर पे लिखा है कि 25 करोड़ रुपए तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। इसकी जांच अब कौन करेगा? अगर नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी पूंजीपतियों से, बड़े बड़े उद्योगपतियों से, तो एक मामला सामने आया है 25 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का। पूरा चुनाव उनका 2014 का, लोग ऐसा कहते हैं कि हजारों करोड़ रुपए उद्योगपतियों से लिए। तो सरकार उद्योगपतियों का हित सुरक्षित कर रही है, पूंजीपतियों का हित सुरक्षित कर रही है। मुझे अंजना जी, आप विनम्रता पूर्वक मैं पूछना चाहता हूं, 8,55,000 करोड़ के बैंक डिफॉल्टर्स हैं, उनके तो सारे कागजात आपके पास हैं, बैंक गारंटी आपके पास है, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कीजिए, उनकी फैक्ट्री पे कब्जा कीजिए, 8,55,000 करोड़ आपको मिल जाएंगे। 648 लोगों के नाम है जो स्विट्जरलैंड के बैंक में उनके खाते हैं, उसमें पैसे उनके जमे हैं, उसकी सूची आपके पास है। उनके ऊपर आप कब्जा डालिए, उनके ऊपर उनके पैसे सीज करिए, उनका पैसा विदेशों से भारत में लेके आइए। कौन आपको रोक रहा है? आपने कहा काले धन पे सर्जिकल स्ट्राइक, आपने सर्जिकल स्ट्राइक की थी आतंकवादियों पे, लेकिन यहां तो आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी देश के 125 करोड़ लोगों को। ठीक है, इससे पहले, ठीक है सर, एक सेकंड मैं चाहती हूँ कि इस हिस्से में हम सबसे एक प्रतिक्रिया ले सके। ठीक है, बड़े बड़े भाषण देते हैं, देश के लिए मर मिट जाओ। इससे पहले कि सुधांशु जी जवाब दें, मैं आपके पास शकील अहमद जी आना चाहती हूँ। शकील अहमद जी, सवाल ये उठ रहा है और जो आरोप विपक्ष पर लग रहा है वो ये है कि जनता तो सिर्फ बहाना है, दरअसल मोदी पर निशाना है, क्योंकि इनकी भी प्राथमिकता यही दिखती है कि मोदी को कैसे घेरा जाए। हालांकि सबूत कोई नहीं रख पाए, इनकम टैक्स के कुछ रेड्स हैं और कह रहे हैं कि आप ही लोगों की सरकार थी उस वक्त, लेकिन आप लोगों ने कुछ मोदी जी के खिलाफ किया नहीं तब। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ मोदी पर निशाना है या वाकई चिंता उस इंसान के साथ है जो एटीएम में खड़ा है? शकील जी। देखिए, स्वाभाविक रूप से प्राथमिकता जनता के साथ होनी चाहिए। अगर कोई विपक्ष में है या शासन में है, हम विपक्ष से शासन में तभी आएंगे जब जनता के हितों की बात करेंगे और जनता को लगेगा। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। बड़ी बड़ी बात की कि बीजेपी के लोगों को कैसे पहले पता लग गया जो उन्होंने पैसा बैंक में जमा किया। 1 महीने में 5,88,000 करोड़ रुपया बैंकों में डिपॉजिट हुआ है। इसके पहले, मोदी जी के अनाउंसमेंट के पहले, क्या लोगों को मालूम नहीं था? बड़े बड़े उद्योगपतियों को और मोदी जी के लोगों को आरोप यहां तक लगाए जा रहे हैं कि जिलों के जो पार्टी के दफ्तर हैं उसमें सारा पैसा भेज दिया गया कि वहां तुमको अपना जो चेंज करके सेव करना है वो करो। मैं आज गया था, अंजना जी, छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं आज गया था, राहुल जी ने अपील की थी कि जो लाइन में लोग खड़े हैं उनको पानी वानी और फॉर्म जो पढ़े लिखे अंग्रेजी में फॉर्म है, आज मुझको देखने को मिला कि सारे फॉर्म्स अंग्रेजी में हैं। बहुत से लोग हमारे इस देश के अंग्रेजी नहीं जानते हैं लिखना पढ़ना, तो उनको मदद कर दो। आज मैं गया था करीब लगभग पहाड़गंज के, दिल्ली के पहाड़गंज के लगभग 10 बैंकों में हमारे जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे उनको धन्यवाद देने गया था। आप देखते होंगे कि देश भर के लोग लाइन लग के खड़े हुए हैं। बीजेपी और आरएसएस के लोग हर जगह पहुंच जाते थे, ऐसी घटना पहुंचते कम थे, झंडा ज्यादा फहराते थे। दूसरी पार्टियों के एकाक लोग मुझको नजर भी आए कांग्रेस के अलावा, मगर बीजेपी आरएसएस का एक कार्यकर्ता उन बेसहारा लोगों को, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि देश भर में 25 से ज्यादा लोग मर गए, बेहोश होकर गिर रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस का एक कार्यकर्ता
इन लोगों को मदद ठीक है, करता हुआ ठीक है, मुझको जवाब लेते हैं। 200 ब्रांच में और दिल्ली जैसे शहर में हाँ। वो नजर नहीं आया। तो सुधांशु समझ जी, लीजिए कहाँ कि है? जनता की क्या नाराजगी है ये समझ में आया। लेकिन मोदी जी के डर से कोई बीजेपी का नेता इसको बोलने को तैयार नहीं है। और सुधांशु जी। मोदी जी ने उस दिन भाषण दिया, आज ठीक पूछा कपिल सिब्बल साहब ने कि कौन सा राजमहल, कहते थे कि परिवार छोड़ दिया और घर छोड़ दिया, कौन सा राजमहल छोड़ के मोदी जी आए हैं देश की सेवा में, ये सब लोगों को मालूम है। परिवार छोड़ने को कोई किसी को सलाह नहीं दे सकता। अगर किसी ने परिवार छोड़ा है तो गलत किया है, हमको अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए सारा काम करना चाहिए। जवाब लेते हैं इसलिए सुधांशु ये त्रिवेदी जी। भावनात्मक बातें कर करके जो जनता को परेशानियां हैं उससे नजर नहीं भटकाना चाहिए। सब चीज इमोशनल कर दीजिए, और जो परेशानी है, इस बीच ममता बनर्जी कुछ बोल रही है, आइए पहले आपको सुना देते हैं। ऑल आर इन डेंजरस। अभी हमारा वेजिटेबल मार्केट स्मॉल स्केल मार्केट सब बंद होकर पड़ा है। कैसे चलेगा? इससे देश नहीं चलता है। हम लोग चाहते हैं ब्लैक मनी का काट करो, लेकिन आपने क्यों नहीं प्लान किया? प्लान करके आपको तो ब्रीदिंग टाइम देना चाहिए था पब्लिक को कैसा पता होगा कि एक दिन का अंदर आप सब बंद कर दिया? लोगों का खाने का पैसा नहीं है। आज हमारा साथ एक आदमी आया, एक पैसेंजर मेरे को दिखाया, उसका लड़का को एक्सीडेंट हुआ है दिल्ली में, वो स्टूडेंट है, एक्सीडेंट हुआ है। तो बोलता है हम इधर का उधर का दोस्त को पास जितना भी खुचरा था हम उसको एक कट्टा करके एक बाक्स मेरे को दिखाया। हम कहाँ जाएंगे? दे आर द पब्लिक ऑफ दिस कंट्री, यू कैन नॉट ब्लैकमेल विद द पीपल। 1% पीपल मे बी फॉल्टी, इसके लिए 99% को आप क्यों गलती समझ रहा है? तो इसी के लिए हमारी जो कार्रवाई है जनता के लिए हम करेंगे। बीजेपी कह रही है कि आप शिवसेना करेंगे, शिवसेना आएंगे, उन्होंने बात कहा है, उमर भी बोला है, उन्होंने भी आएंगे। अरविंद जी अभी हमारे घर में आ रहा है 7:30 बजे, हम उसका साथ भी बात कर लेंगे। देखिए, हम लोग जो लड़ाई शुरू किया है ये हमारा कोई पार्टी का लड़ाई नहीं है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट का लड़ाई नहीं है, ये हमारा कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है। जो कायदा में जो तरीका से ये फाइनेंशियल कैलामिटीज तैयार किया है देश में, देश का परिस्थिति बहुत गंभीर है। 2-4 दिन बाद तो खाना भी नहीं मिलेगा, ऐसा परिस्थिति होगा। तो इसी के लिए बहुत सारे रोड है, ट्रांसपोर्ट भी रास्ता में रुका है, ऐसे नहीं चलते, इसमें सोल्यूशन निकालना चाहिए। आपके ऊपर आरोप लगाया कि देखिए, कांग्रेस सीपीएम ठीक है, ममता बनर्जी का ये कहना है। इससे पहले कि सुधांशु जी मैं आपसे जवाब लूं सबके आरोपों का, मैं एक बार नरेश गुजराल जी आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि ममता बनर्जी कह रही हैं कि शिवसेना भी हमारा साथ दे रही है और हम सब मिलकर सरकार को घेरेंगे इस मुद्दे पे, क्योंकि 90% लोगों को आप परेशान कर रहे हैं 10% पर शिकंजा कसने के लिए। आप कहां खड़े? पहली बात तो जो ये शिवसेना की बात कर रहे हैं निराधारित है। कल भी एनडीए की मीटिंग हुई थी और शिवसेना ने साफ साफ कहा था कि वो प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं इस मुद्दे पे। वो चाहते हैं कि देश में ब्लैक मनी खत्म हो, करप्शन खत्म हो। अकाली दल का भी वही स्टैंड है। हम पूरी तरह से प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि इस गंदगी को इकोनॉमी में से निकाला जाए। देखिए, जब भी कोई बड़ा स्टेप लिया जाता है तो कुछ परेशानियां जरूर होती हैं, और ये तो एक इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज दे देगा। जिस तरह से ब्लैक मनी ने पूरा, मैं कहूंगा, आधी इकोनॉमी के ऊपर कब्जा कर लिया था, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है और हमारी अगली पीढ़ियों को इसका फायदा होगा। जब मां भी एक बच्चे को जबती है तो उसको तकलीफ होती है, लेकिन बाद में खुशियां मनाई जाती हैं। मुझे यकीन है 10-12 दिन में जो आज जनता को परेशानी हो रही है वो खत्म हो जाएगी और रुपया आ रहा है बैंकों में, और उसके बाद आप देखेंगे कि इकोनॉमी में कितना बड़ा बदलाव आएगा। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी, अब मुझे लगता है सबके आरोप करोगे। इसके बाद गौरव मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आज देखिए इतने लोगों का जवाब देना है, उस दिन सुधांशु जी का बार बार लाइन कट जा रहा है, इसलिए मुश्किल हो रही है। गौरव आपसे मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। अखिलेश यादव ने आज काले धन को सही ठहरा दिया। टिप्पणी एक सेकंड सर, आज उन्होंने कह दिया कि मुझे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि काला धन जरूरी है अर्थव्यवस्था को सांस लेने के लिए। ये क्या मजाक है? क्या आपके नेता काले धन को सही ठहरा रहे हैं? इससे सुनिए,
इससे पहले भी मैं एक चैनल में था, ये बताया गया कि ऐसा स्टेटमेंट है। मैं सुनना चाहूंगा, आप चलाएंगी, मैं उसके बाद उस पर टिप्पणी करूंगा। अभी तक वो मैंने बयान सुना नहीं है, इसलिए मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूं। कुछ अहम बिंदुओं पे मैं अपनी बात रखूंगा। अंजना जी कुछ समय दीजिएगा। हम लोग सभी जो दल हैं, हम लोग क्या उठा रहे हैं? क्या हम कह रहे हैं काले धन के खिलाफ मत लड़िए? क्या हम लोग कह रहे हैं कि करप्शन के खिलाफ नहीं लड़िए? ऐसा नहीं है अंजना जी। हम लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ये स्कीम इंप्लीमेंट हुई है ये बहुत फॉल्टी है। इसमें जो तैयारी होनी चाहिए थी वो नहीं है। और मैं उदाहरण देता हूं। सबसे पहले देखिए 2000 रुपए के नोट लाए गए। 500 और 1000 के जो नोट हैं वो बंद क्यों हुए? क्योंकि हायर डिनोमिनेशंस के नोट आसानी से रखे जा सकते हैं और इससे जो है ब्लैक मनी इजीली जोड़ा जा सकता है। कैलिब्रेशन की बात फाइनेंस मिनिस्टर ने करी। कैलिब्रेशन मशीन्स का जरूरी नहीं होता। अगर ये लोग 500 की करेंसी का बहुत सप्लाई इकट्ठा करके रखते और 1000 रुपए का भी सप्लाई रखते। आज कैलिब्रेशन की जरूरत एटीएम्स में इसलिए पड़ रही है क्योंकि इन्होंने 500 के नोट रिप्लेस आज 1 हफ्ता हो गया अभी तक नहीं हुए और 1000 की नए नोट भी नहीं आए हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, आप देखिए कि बैंक्स में एटीएम्स खाली पड़े हैं और जो व्यक्ति एटीएम से अपना ट्रांजैक्शन करके जा सकता है वो नहीं जा पा रहा क्योंकि या तो एटीएम खाली है और वो रुपया या तो बैंक में चाहिए। इसका मतलब सप्लाई की शॉर्टेज है। दूसरी बात मैंने आपके चैनल पे आके हमेशा कही, मेरे पास मुंबई की खबर है और ये केवल एक खबर है, ऐसी कई जाने गई होंगी। प्राइवेट अस्पताल में एक माँ बाप 2 साल के अपने बच्चे का इलाज कराना चाहते थे, उनके पास कैश था, नहीं लिया गया। और मेरा ब्रेक का वक्त हो गया ऐसा, ब्रेक का वक्त हो गया, एक बार सुधांशु जी से जवाब ले लेते हैं। एक मिनट नहीं, एक सुझाव ले लीजिए। सुझाव बहुत जरूरी है। सुझाव यह है कि जब आप 500 और 1000 का नोट निजी अस्पतालों में ले तो पैन कार्ड और आधार कार्ड लीजिए साथ में। अगर लगे कि किसी ने काला धन दिया है, इनकम टैक्स कार्रवाई कर सकती है उसमें। सुधांशु जी जल्दी से जवाब, ब्रेक पर जाने का वक्त हो गया। सुझाव है हमारा। देखिए, सभी लोगों ने जो प्रश्न पूछे हैं इतने कम समय में कोशिश करूंगा सबका उत्तर दे दूं। शकील अहमद जी ने कहा कि भाई कौन से राजमहल में पैदा हुए थे। भाई बात सही है, आपके नेता लोग तो बॉर्न विद द सिल्वर स्पून इन द माउथ थे और हमारे नेता तो बॉर्न विद द टी कैटल ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म थे। तो वो अंतर है, वो आपको नहीं समझ में आएगा, वो एक अलग बात है। अब ममता बनर्जी जी ने कहा कि ये मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, तो मैं भी ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने भी जो निर्णय लिया है ये कोई उनका व्यक्तिगत नहीं है, ये राष्ट्र की दीर्घकालिक अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के लिए है। जैसा कि अभी गुजराल साहब ने कहा कि देखिए ये परिवर्तन का समय नहीं, परिवर्तन शब्द इसके लिए कहना छोटा होगा, संक्रमण का काल है। दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट। और इस ट्रांजिशन स्टेट के समय में, इस समय ट्रांजिशन स्टेट के समय में जब हम देखेंगे तो ऐसे बड़ी समस्याएं आती हैं। जहां तक लाइन में लगने की बात है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही लाइन में लगने की व्यवस्था खत्म की है। याद करिए केरोसिन के लिए लाइन लगती थी, याद करिए एलपीजी के लिए लाइन लगती थी, कब खत्म हुई हमारी प्राइवेट अस्पतालों? याद करिए टेलीफोन के लिए लाइन लगती थी, कब खत्म हुई? पिछली सरकार में। इस प्रकार से जितने भी चीजों के लिए लाइन लगती थी, एक बार लाइन का कष्ट हो रहा है। हमारी संवेदना भी उसके साथ है, सहानुभूति भी उसके साथ है। और ये तो आज एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, अभी बहस गर्म हो रही थी। लेकिन सुधांशु जी, संजय राउत ने शिवसेना की तरफ से, हालांकि नरेश गुजराल जी ने इसको नकार दिया, लेकिन संजय राउत ने कहा कि ये रोल बैक नहीं होगा तो सरकार का रोल बैक होगा। इसका कुछ तो अर्थ बनता होगा। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने वाला है और ऐसे में सवाल जो हम पूछ रहे हैं वो ये कि कैश या पॉलिटिक्स, क्या मांगे देश? आइए आपको सुनाते हैं। और गौरव भाटिया जी, खास आपके लिए भी चला रही हूं मैं। क्या कहा आज अखिलेश यादव ने काले धन के मद्देनजर? सुनिए। मैं खिलाफ हूं काला धन ना आए। कभी कभी अर्थव्यवस्था के जो बहुत बुद्धिजीवी हैं वो ये कहते हैं कि रिसेशन हो या कभी कभी जो दुनिया की वजह से जो अर्थव्यवस्था खराब होती है देशों की, तो कभी कभी अर्थशास्त्री ये कहते हैं क्योंकि काला धन की हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, इसकी वजह से अर्थव्यवस्था पे वो असर नहीं दिखाई देता है जो अर्थव्यवस्था में कभी कभी नुकसान वाला आता है। कभी कभी अर्थव्यवस्था में वो नुकसान नहीं दिखाई देता है क्योंकि काले धन की जो अर्थव्यवस्था हमारे देश में है वो बहुत मजबूत है और इसीलिए वही हमें बचाता है जब हम अर्थव्यवस्था में बुरे दौर से गुजरते हैं। गौरव भाटिया जी, अब तो आपने सुन लिया, सुना हमारे दर्शकों ने। हूं अंजना ओम कश्यप और अब बहस के इस हिस्से में इस खबर से क्यों ना शुरुआत करें कि काले धन को अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी बताने वाले अखिलेश यादव का बड़ा फैसला यह है कि उत्तर प्रदेश में 24 नवंबर तक 500 और 1000 के पुराने नोटों से भी जमीन और घर की रजिस्ट्री पर आप मुहर लगवा पाएंगे।
ये क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले गौरव भाटिया आप ही के पास आते हैं, क्योंकि अब आप समझाइए कि आपकी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आखिर कैसे काला धन को सही ठहरा रहे हैं और लगभग सरकार के फैसले के विपरीत जा रहे हैं। तीन बातें कहूंगा अंजना जी। हाँ। उनके बयान में सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम काले धन की इस लड़ाई में सरकार के साथ है और काले धन पे जो है हम लोग लड़ रहे हैं, उचित नहीं है काला धन होना। उन्होंने उसके बाद कहा कि कुछ परिस्थितियों में इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं हाँ। जब रिसेशन होता है इकोनॉमी में तो काला धन जो है किसी भी इवन जो डेवलप्ड नेशन है वहां पे भी कुछ काले धन की इकोनॉमी होती है, इंडिया में ये ज्यादा है। तो रिसेशन के टाइम में ये काले धन की जो इकोनॉमी है ये काम करती है। उन्होंने इकोनॉमिस्ट को कोट किया, इसके अलावा कुछ नहीं। और तीसरी बात आपने रजिस्ट्री की करी, मैं आपको जानकारी दे दूं, ये जनता की सुविधा के लिए इसलिए किया गया है कि जब रजिस्ट्री होती है तो आपके सारे डिटेल्स, पैन कार्ड नंबर, आपका आइडेंटिफिकेशन सब होता है। अगर कोई कैश से रजिस्ट्री भी कराता है तो कल को अगर वो धन काला पाया जाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी, और अगर ये करप्ट मीन से आया है तो जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसके अंतर्गत भी जो है उस पर कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति अगर अपना काला धन 500 और 1000 के नोट भी मान लीजिए इस्तेमाल करता है, जब तक उसका आइडेंटिफिकेशन है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, तब तक उसको ट्रेस करके बल्कि उस पर कार्रवाई की जा सकती है। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। कोई अनुचित बात नहीं है। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। देखिए, अखिलेश यादव जी ने जो बोला है तो युवा नेतृत्व, नई राजनीति का असली चेहरा सामने आ गया है। बताइए, पिछली पीढ़ी में मुलायम सिंह जी ये बोलते थे कि यदि लड़कों ने बलात्कार कर दिया तो कौन सी ऐसी खास बात हो गई, और युवा पीढ़ी के प्रतीक अखिलेश यादव जी ये बोलते हैं कि वो काला धन की व्यवस्था ही बचा के रखती है। और अब आप जिस ढंग से रजिस्ट्री को कर रहे हैं, हम ये पूछना चाहते, उनको ये कहना चाहिए था ना कि हम मेडिकल स्टोर और उसमें जबरन इस बात के लिए तय करवाएंगे कि वो लोग लें जो सरकार, केंद्र सरकार का आदेश है उसका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे, बजाय इसके जमीन की रजिस्ट्री को ओके करवाएंगे। अंजना जी, अब इसका मतलब क्या है? मुझे नहीं लगता है कि कुछ समझाने की जरूरत है। समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो नाड़ी। मैंने दिया उससे आप डील करिए। सुधांशु भाई, मैंने जो अंजना जी का जवाब दिया है कि पैन कार्ड रहता है, रजिस्ट्री जब होती है, जरा संजय जी और शकील जी से पूछ लेते हैं, 500,000 के नोट पे भी कर रहा है, जरा संजय जी और शकील जी से पूछ लेते हैं कि आप लोग है। समाजवादी पार्टी के साथ हैं इस फैसले में। संजय जी, देखिए समाजवादी पार्टी वाली बात भी कहेंगे, लेकिन अभी जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा और इसके पहले प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार इस बात को कहते हैं, देश त्याग के लिए तैयार हो, देश पीड़ा के लिए तैयार हो। अभी नरेश जी ने कहा कि प्रसव पीड़ा का उन्होंने उदाहरण दे दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि देश पीड़ा के लिए बिल्कुल तैयार है, आपके साथ हर मौके पे खड़ा है देश, हर मौके पे आपके साथ देश खड़ा है, लेकिन जो नॉन काला धन के कारोबारी हैं, 8,55,000 के बैंक डिफॉल्टर्स जिनकी लिस्ट आपके पास पड़ी है, महोदय उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? 648 काला धन रखने वालों की जो सूची आपके पास पड़ी है स्विट्जरलैंड के बैंक में, हजारों लाखों करोड़ जिन्होंने जमा कर रखा है, महोदय उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? 1,14,000 करोड़ रुपए आप लोगों ने पूंजीपतियों का माफ कर दिया और देश के किसान कर्ज के कारण मर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। आप उन लोगों का कर्जा माफ कर रहे हैं और नाम भी नहीं बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपके साथ इन पूंजीपतियों को बचाने के लिए, उनको पैसा पहुंचाने के लिए, उनके काले धन को प्रोटेक्ट करने के लिए देश की जनता खड़ी हो जाए, देश की जनता मरने को तैयार हो जाए, लोग भूखे मरने को तैयार हो जाए, लाइन में खड़े हो जाए, और आप पूंजीपतियों का हित प्रोटेक्ट करेंगे। किस प्रकार की राजनीति है? आप लोग नाना पाटेकर की तरह क्रांतिकारी भाषण दे रहे हैं, फिल्मी बयान दे रहे हैं। देश के लोगों की पीड़ा को समझिए। 25 लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, कोई दूध के लिए मर रहा है, कोई खाने के लिए मर रहा है, और अभी भी आप कहते हैं 2G के आरोपी खड़े हैं लाइन में। शकील जी, एक ही बार जवाब दीजिएगा। सुधांशु जी, जरा सा रुक जाइए। शकील जी भी बोल रहे। शकील जी, अंजना जी, गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है? आपने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा है जो हम लोग कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला नहीं दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनता को तकलीफ हो रही है, और यही हमारा भी कंसर्न है कि पूरे देश की जनता को तकलीफ हो रही है, और ये पॉलिटिकल पार्टी
जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा आपस में विभेद है, लेकिन जो करोड़ों करोड़ लोग आके खड़े हुए हैं बैंक लाइन के सामने, जिनको परेशानियां हो रही है, उसको पर मोहर सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई है। और आप कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट से सरकार को बड़ी राहत मिली है। एक गुजराल साहब वहां बैठे हैं, बहुत ही शरीफ, बहुत ही समझदार आदमी, पुराने पारिवारिक लोग हैं, शराफत नस नस में है। लेकिन जो संगत है वो सुखबीर बादल जी की और प्रकाश सिंह बादल जी की है। और आप पंजाब चले जाइए, मैं पंजाब का प्रभारी रहा हूं, एक एक पंजाब का कहेगा कि सारा काला धन अगर किसी के पास है पंजाब में तो वो सुखबीर बादल जी के पास है। उनको भी चूंकि पहले खबर थी, गुजराल साहब इसलिए डिफेंड कर रहे हैं मेरी समझ से कि उनको भी पहले खबर थी भाजपा के नेताओं की तरह। जो पंजाब के नेता ही ने 6 तारीख को ट्वीट करके बता दिया, जाली नोट दिखला दिया। पंजाब के लोगों ने, मोदी जी का भाषण हुआ है 8 को और 6 को पंजाब के बीजेपी के नेता, कोई कंबोज हैं, उनके कन्वेनर हैं, उन्होंने ट्वीट करके दिखा दिया। तो पंजाब में बीजेपी और अकाली के लोगों को भी खबर थी। और एक बात का जवाब कोई आदमी नहीं दे रहा है, जो सुधांशु जी भी वहां बैठे हैं, कि 1 महीने में एकाएक बैंकों में जो जमा है वो 5,88,000 करोड़ रुपया 1 महीने में कैसे बढ़ गया। अगर सरकार ने अपने लोगों को, अपने बड़े बिजनेसमैन फ्रेंड्स को और जो उनके लोग हैं उनको खबर नहीं की, तो 1 महीने में 5,88,000 करोड़ रुपया ज्यादा बैंकों में कैसे ब्लैक मनी जमा हुआ। और इनके पार्टी के लोगों ने तो 8 लाख अकाउंट था, कलकत्ता के बैंक अकाउंट की खबर आ गई है, सब जगह अवेलेबल है। 8 लाख अकाउंट था, 8 तारीख को 1 करोड़ रुपया जमा किया। और ऐसे 3 अकाउंट की चर्चा है और न जाने कितने अकाउंट की चर्चा है। इसलिए बीजेपी के लोगों को इसकी कैसे खबर थी, जनता परेशान हो रही है, उसकी बात कर रहे हैं। और एक बात अंत में कि प्रधानमंत्री जी ने आरएसएस की नौकरी के लिए घर छोड़ा था। आरएसएस अपने कार्यकर्ताओं को पे करता है मंथली, तो प्रधानमंत्री जी ने घर क्या त्यागा, घर क्या छोड़ा। और कहा कि राजमहल की बात मैंने की तो उनको बुरा लग गया, लेकिन पूछिए ना, इस देश के करोड़ों लोग विदेशों में घर छोड़ के पैसा कमाने जाते हैं, छोटे शहर से, छोटी जगह से बड़े जगह जाते हैं पैसा कमाने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने आरएसएस के में जगह पाने के लिए घर छोड़ा और आरएसएस पे करता है अपने कार्यकर्ताओं को। इस बात से शायद सुधांशु त्रिवेदी जी भी इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, इन तमाम बातों का जवाब देंगे। गौरव जी छोटे में पूछेगा, उनसे जवाब लेना है। बिल्कुल, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी जैसा कि कहा शकील भाई ने भी कि अगस्त और सितंबर में ये जानकारी आई है कि जो डिपॉजिट होते थे उससे 5 ट्रिलियन रुपए ज्यादा हुए। तो इसका जवाब दे। और इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात है, क्या बड़े कदम उठाए गए हैं कि जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, रिकवरी है, स्क्रूटनी है, उसमें क्या बदलाव आएंगे जिससे आगे काला धन ना बने। ये बहुत बड़ी बात है, वरना आप करेंसी डी नोटिफाई करते रहेंगे, काला धन बनेगा और आप कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जब तक आप टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं सुधारेंगे। इस आरोप में कितना दम है? पंजाब के कन्वीनर ने नोट पहले दिखा दिया, खूब सारा पैसा जमा कर दिया गया। क्या वाकई बीजेपी और बीजेपी से जुड़ी हुई पार्टियों को जानकारी दी गई थी पहले? क्योंकि ये आरोप की तरफ सभी पार्टियां इशारा कर रही हैं। देखिए अंजना जी, काफी देर के बाद लिंक जो है प्रॉपर बन पाया। मैं अपने तीनों साथियों को नहीं मालूम होगा वो तो कहेंगे नहीं, लेकिन इनको जानकारी नहीं होगी। अब शकील साहब मुझे बोल लेने दीजिए, मैं पॉइंट बाय पॉइंट उत्तर देता हूं। पहले मैं आम आदमी पार्टी से शुरू करता हूं। इन्होंने कहा कि साहब कष्ट हो रहा है, तो मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं, आपने जब 15 दिन का बैन लगाते थे, आप क्या कहते थे कि कारें इवन ऑड नंबर की चलेंगी क्योंकि पोल्यूशन हो रहा है। और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट क्या है कि कंस्ट्रक्शन से सबसे ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। और अभी जब पोल्यूशन बढ़ा था तो कंस्ट्रक्शन साइट रोक दी गई थी। आपने बड़े बड़े बिल्डरों का कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं रोका था उस समय? केवल आपने कारों के ऊपर ही रोका था। तब तो आप कह रहे थे देश के लिए त्याग करो, आप लोगों की 15 दिन मौत का हल्का मूल्यांकन कर रहे हैं। दीजिए ना, सब लोगों ने बोल लिया, मुझे पॉइंट आप लोग जो मर रहे हैं उनका जहां मजाक तक उड़ा रहे हैं, केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री जी की माता जी के ऊपर आक्षेप किया है वो बहुत दुखद है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अपने बच्चों के सर की झूठी कसम खाने वाले लोग
परिवार को लेकर राजनीति करने की बात करें, यह दुखद दुर्भाग्यपूर्ण अब आप लोगों के पास और कोई 25 करोड़ रुपए की जो रिश्वत ली है उसका जवाब दीजिए। मोदी जी जो ने 25 आप करोड़ कह रहे की हैं रिश्वत ली विदेशी है, बैंकों से नाम उसका आए जवाब दीजिए। और वह सार्वजनिक नहीं आप किए भटकाइए गए। मत मैं स्पष्ट विषय को। करना चाहता हूं, या कांग्रेस के रिजीम में आए, हमने वह नाम उजागर किए हैं, मगर केवल सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कानूनी बाध्यता यह है कि कानूनी प्रक्रिया होने से पहले वह जनता के लिए सार्वजनिक नहीं किए जा सकते। वो सारे के सारे नाम जो लिंचेस्टन बैंक और फॉरेन बैंकों से आए हैं वह सर्वोच्च न्यायालय को बंद लिफाफे में दे दिए जा चुके हैं। अतः न्यायिक प्रक्रिया के लिए वह वो नाम खुले हुए हैं। अब तीसरी बात, अरे भाई अब मुझे बोल लेने दीजिए ना। आप देखिए गलत बात है ना, अरे आप गलत बयानी नहीं कीजिए, मैं शांति से उत्तर दे रहा हूँ। गलत बयानी नहीं कीजिए। अरे गलत बयानी नहीं कर रहा हूँ, कोर्ट में दिया जा चुका है शकील अहमद साहब। गलत बयान मत कीजिए। उजागर करने के लिए आपको सरकार थोड़ी बनाई थी देश की जनता ने। गलत बयानी। अरे भाई कोर्ट में उन 648 सभी लोगों पे कार्रवाई क्या चीज अरे आपको उजागर हमारे समय हुआ था। आप कार्रवाई का बताइए, आपने उजागर कर दिया। वह कार्रवाई संवैधानिक व्यवस्था की तरफ चल रही है भाई। अरे लिस्टेनटाइन बैंक का मामला अरे भाई आप अभी अगर कांग्रेस करती है कार्रवाई को, और तो वही लगता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जो ले जाके हजारों करोड़ धर दिए हमारी प्रक्रिया के बीच में, कह रहे हैं कि कार्रवाई कितनी हुई। अरे होनी शुरू हुई है तभी तो समस्या हुई है। बहस हो पाएगी भाई। अब हमारा हमें उत्तर ही नहीं देने दे रहे से पहले जमा किया। ये 4:1 की बहस में इस ढंग से नहीं हो सकता ना। देखिए तीनों एक साथ बोल रहे हैं। 6 नवंबर को तीनों बोल रहे हैं तो मैं बिल्कुल चुप था। के नोट की। अब मैं आ रहा हूं इस पे उत्तर देने का कि बैंक में अकाउंट में कैसे पैसा बढ़ गया। अभी आपने खुद बोला गौरव जी और शकील साहब ने भी बोला कि अगस्त सितंबर के महीने में बैंक में डिपॉजिट बढ़ गए। अरे ये कौन सा पैसा था? ये वो समय था जब 7वें वेतन आयोग का एरियर केंद्र सरकार ने दिया है और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए एरियर का अधिकांश हिस्सा बैंक में डिपॉजिट हुआ है। इसीलिए अगस्त सितंबर के महीने में आपको ज्यादा डिपॉजिट नजर आ रहा है। 34,000 करोड़ और जमा हुआ 5,90,000 करोड़ पूछ रहे हैं। अब मैं इस पे आ रहा हूं कि भाई इन्होंने एक बात ये कही, अभी मजाक उड़ाते हुए शकील साहब ने कहा कि आरएसएस बैंक कर देता है। पश्चिम बंगाल यूनिट पे आई है सुधांशु भाई। भाई पश्चिम बंगाल यूनिट पे भी आ रहे हैं। यदि उन्होंने 1 करोड़ जमा किया है तो मैं आप तीनों पार्टियों से पूछता हूं, आपके कार्यकर्ताओं की संख्या कितनी है देश में? 3 करोड़। जवाब दीजिए ना। हमारे 11 करोड़ कार्यकर्ता। इकोनॉमिक टाइम्स की यदि न्यूज़ 11 आपको करोड़ बता दूं, कार्यकर्ताओं 3 के करोड़ बीच जमा में से 1 किया करोड़ उन्होंने। रुपया आया तो आपको लग रहा हो तो 10 पैसा पर कार्यकर्ता नहीं, नहीं भाई। 1 रुपया पर कार्यकर्ता करोड़ बोल रुपया है अरे सुधांशु जी। अच्छा अब दूसरी बहस होगी। अब प्रधानमंत्री आप बहस की व्यवस्था सुनिश्चित कराइए। पहले भाजपा के में इतना पैसा कैसे जमा हुआ है ये तो बताइए ना। सिर्फ ये बता दीजिए ना कि प्रधानमंत्री के घोषणा के पहले भाजपा के बैंक खातों में इतना पैसा कैसे जमा हुआ? भाजपा के किसी बैंक खातों में कोई पैसा नहीं आया। सिर्फ एक अकाउंट की बात कर रहे हैं, उसमें 1 करोड़ आया है भाई। जवाब अरे सारा न्यूज़पेपर में आया है, बंगाल के सभी न्यूज़पेपर्स में है कि आपके पार्टी के खाता में प्रधानमंत्री के घोषणा के घंटों पहले करोड़ों रुपए जमा कर दिया गया। ये सारे न्यूज़पेपर और इसका जवाब देना चाहता हूँ। अरे भाई मुझे जवाब तो देने दीजिए। और ये काले धन का विषय तो इसका एक बाद उन्हीं पूंजी काला धन जो है वो 50% अर्थव्यवस्था का है, मगर सबसे बड़ी चोट अगर पहुंची है वो आतंकवादियों पे पहुंची है। क्योंकि आतंकवाद, ड्रग माफिया, नक्सलवादी और अपराधी और स्मगलर सब के सब इसी करेंसी नोट में डील करते हैं। चलिए वक्त ब्रेक का हो रहा है, वक्त ब्रेक का हो रहा है। एक सेकंड सर, वक्त ब्रेक का हो रहा है। 1-2 सवाल मेरे रह जाएंगे इस तूतू मैमे में। एक सेकंड, एक बार मैं भ्रष्टाचार के सिपाहियों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। संजय जी, बोलने नहीं दे रहे। संजय जी, संजय जी, ड्रग माफिया के एक सेकंड संजय जी, एक सवाल से तो आप भी भाग गए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले सिपाही थे सर आप। रामलीला मैदान, जंतर मंतर पे हमने आपको देखा था। अखिलेश यादव पर कुछ बोलने से आप कतरा गए। साथ खड़े होंगे जब मोदी सरकार के खिलाफ बोलना होगा तो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे ना घेरने के लिए सरकार को? अखिलेश यादव के अब का विषय आज नहीं है। आज पूरा देश परेशान है मोदी की वजह से। अखिलेश यादव ने किसी अर्थशास्त्री का उदाहरण देते हुए क्या बोल दिया वो आज नरेंद्र मोदी जी जो रिश्वत लेके पूंजीपतियों का हित सुरक्षित कर रहे हैं, रिश्वत लेके जो चुनाव लड़ रहे हैं हजारों करोड़ रुपए लेकर पूंजीपतियों से और उनके हितों की जो सुरक्षा कर रहे हैं, बहस इस बात पे है
आप बहस की दिशा को बदलने का काम मत कीजिए। अखिलेश यादव अगर कुछ गलत बोलते हैं, जनता उनको सजा देगी, देश के लोग सजा देंगे। हम सवाल पूछना बहस को डिरेल करना हो गया संजय जी। पूरा देश आज अगर उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, मोदी जी ने पूरे देश में तारीफ की। अब 125 करोड़ लोगों पे काला धन पे 125 करोड़ लोग काला धन वाले हैं। क्या अडानी अंबानी ईमानदार हैं? काले धन पर सवाल पूछना संजय जी आज गुनाह हो गया। ईमानदार है संजय जी, काले धन पर सवाल पूछना आज गुनाह हो गया। सुधांशु जी को भी बताना चाहिए जनता को कि 2.5 साल में लोकपाल क्यों नहीं ऑल पार्टी मीटिंग और उस मीटिंग के बाद जानकारी दी जा रही है, आइए आपको सुनाते हैं। In the winter session of the parliament. Dear friends, in his concluding remarks, Honorable Prime Minister thanked all the political parties for expressing their views and raising the issues. He also requested all of them that in this session of the parliament, in the winter session of the parliament, there should be fruitful discussion in the national interest and people's interest. प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग में गुजारिश की है तमाम नेताओं से कि एक अच्छी और ईमानदार बहस नोट को बदलने के मुद्दे पर संसद में हो और कम से कम संसद का जो शीतकालीन सत्र है उसे बर्बाद ना किया जाए।